हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है पुनर्जागरण काल और धर्म सुधार आंदोलन। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही सरल टॉपिक है। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी हमने इस संदर्भ में बात कर ली थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, इन दो के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, इसमें धर्म सुधार आंदोलन और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, इन दोनों का मैंने मतलब बता दिया था कि वास्तव में इनके उदय के पीछे क्या कारण थे। अंग्रेजी शिक्षा थी, भारतीय समाचार पत्र थे, ठीक है, अंग्रेजों का शोषण था। इसके अलावा सामाजिक बुराइयां थीं जिनसे जो समाज है वो बाहर निकलना चाहता था। इससे संबंधित आप लोगों को बिल्कुल लिखने की क्या है ज़रूरत है नहीं, मैंने इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर डाल दी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ केवल समझा करो, बड़े आराम से समझो, कॉपी पेन लेके आराम से बैठा करो, महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लिया करो। लिखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आपको राइटिंग कर लेनी है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी जो नए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, इस पर तुमको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाया करेगी, आराम से वहाँ से आराम से लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन में इतना बोल नहीं पाते, वो आपको समझनी है और वहाँ से आप आराम से लिख लोगे। तो एक बार वीडियो से सुन लिया, उसके बाद फिर उसको लिख लिया तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे इसके स्वरूप के बारे में। ठीक है, क्या करिए, कैसे क्या हुआ था, समझिए इसके स्वरूप को। स्वरूप से क्या मतलब है? स्वरूप से मतलब है कि किन किन चीज़ों के रूप में ये आगे बढ़ा था, किन किन चीज़ों के रूप में पुनर्जागरण का आंदोलन जो है वो आगे बढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसकी जो कार्यविधि थी वो कैसी थी, वस्तुनिष्ठ थी। लेकिन 19वीं सदी में इसने क्या किया, एक अलग रूप धारण कर लिया जिसमें कुछ चीज़ों का योगदान रहा, जैसे ब्रह्म मैरिजेज एक्ट 1872। कौन सा? पहला था ब्रह्म मैरिजेज एक्ट 1872। ठीक है, तो पहला कौन सा बना? ब्रह्म मैरिजेज एक्ट 1872 में इस बात का क्या है, उल्लेख किया गया जिससे तनाव की स्थिति जो है वो दोनों वर्गों में उत्पन्न हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे कारण क्या था, तो इसको समझिए। देखिए, ब्रह्म मैरिजेज एक्ट जो है उसमें क्या बात बोली गई थी, उसमें ये बात बोली गई कि समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं, समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या है, दूर किया जाए। ठीक है, और 14 वर्ष से कम लड़की, क्या बोला गया यहाँ पर लिखना है आपको कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की, कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का। तो 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का आपस में विवाह जो है वो नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये बोल दिया गया कि 14 वर्ष से कम की लड़की जो लड़की नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम का लड़का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ये बात थी ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 की। लेकिन हमारे जो धर्म के लोग थे उनको लगा नहीं नहीं, अंग्रेज गलत कर रहे हैं, 14 साल से छोटी लड़की से शादी करनी चाहिए, 18। तो जैसे ये नियम आया तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका विरोध किया और ब्रह्म मैरिजेज एक्ट को मानने से मना कर दिया। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात?
समझ में आई? ठीक है, तो देखिए आगे 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 इसमें लिखना है कि भारतीय समाज के लोगों ने इस एक्ट का प्रबल विरोध किया और कहा कि ये जो एक्ट है वो क्या है, हिंदू धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, क्या कहा था कि ब्रह्म मैरिजेज जो एक्ट है 1872, ये क्या है, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है और हिंदू धर्म की संस्कृति के साथ क्या है, छेड़छाड़ है। ऐसी ऐसी बातें करके इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, तो लिखना है ब्रह्म मैरिजेज एक्ट 1872 का प्रबल विरोध किया गया, प्रबल विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संस्कृति के क्या है, खिलाफ है। ऐसा करके इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। तो ये समझ में आई बात आपको कि ब्रह्म मैरिजेज एक्ट जो है वो किससे संबंधित था। अब आगे देखो, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है सहवास व विधेयक 1892। सहवास व विधेयक 1892। अब साहब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दो लोग थे, एक तो हमारे गोविंद रानाडे साहब थे और एक जो थे वो कौन थे, तो दूसरे लोग थे गंगाधर तिलक। अब रानाडे और गंगाधर तिलक, रानाडे और गंगाधर तिलक दो लोग थे। अब देखिए इसमें पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा 2 पॉइंटों में, जो जो इसमें क्या है वर्णित है। रानाडे ये चाहते थे कि सामाजिक क्या हो, विकास हो। रानाडे क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो समाज है उसका क्या हो, सामाजिक विकास हो, तो राष्ट्र का विकास स्वतः ही हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो गंगाधर तिलक थे वो राजनीतिक चिंतन के विकास के पक्षधर थे। ये मानते थे कि राजनीतिक विकास हो जाएगा तो सामाजिक विकास स्वतः ही हो जाएगा, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम अपना सामाजिक जो सुधार था वो स्वयं कर लेंगे। रानाडे साहब ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमें अपना सामाजिक सुधार पहले करना है ताकि समाज क्या हो, विकसित हो, और जब समाज विकसित हो जाएगा तो वो अपने आप सब कुछ काम जो है अपने आप हैंडल कर लेगा। तो ये 2 विचारधाराओं का मतभेद था। ठीक है, रानाडे साहब कहते थे कि सामाजिक विकास सर्वोपरि होना चाहिए और गंगाधर तिलक साहब कहते थे नहीं नहीं, राजनीतिक चिंतन और उसका विकास जरूरी है, क्योंकि जिस राष्ट्र का राजनीतिक विकास हो जाता है उस राष्ट्र का सामाजिक विकास हो जाता है। तो ये 2 लाइन थी इसमें और कुछ नहीं था। बाकी का मैंने PDF में पूरा लिख दिया है डिटेल से, आप लोग आराम से कर लेना। समझ में आई बात? महत्वपूर्ण है चीज़ की जो पॉइंट है उसकी परिभाषा को समझना। तो सहवास व विधेयक 1892। चलिए सहवास विधेयक के बाद क्या होता है, जब सहवास विधेयक है ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद समाज सुधार का जो क्या है हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन को लेके आते हैं। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से धीरे धीरे प्रभावी होता है और उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे। मैंने आपको बताया था, कुछ महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूं इसके उदय होने के पीछे। देखिए, पहला कारण था भारतीय समाज में दोष, ये पहला कारण था कि कारण, ये पहला कारण बता रहा हूं मैं आपको। कारण क्या बता रहा हूं कि भारतीय समाज के दोष। ठीक है, भारतीय समाज के दोष हो गए।
नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पर आता है समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों का योगदान, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों का योगदान हो गया। उसके बाद जो कारण बनता है वो बनता है अंग्रेजों का हिंदू अंग्रेजों का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अंग्रेजों का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। जब अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो भारतीय लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज जो है वो हमारी संस्कृति के साथ क्या करना चाहते हैं? छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को उसके लिए जरूरी माना, उसके लिए माहौल बना, ठीक है। इसके अलावा जो और कारणों में शामिल किया जाता है वो क्या माना जाता है? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो क्या है? वो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का कार्य। किसका? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसके प्रयासों के द्वारा भी धर्म सुधार आंदोलन में प्रगति देखने को मिली। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से ये लोग आप समझ लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण हो गए, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया हमने। अब देखिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ और प्रयास थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, ठीक है। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, ठीक है। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से क्या मतलब है सर? तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से सीधा सा मतलब है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में अपने आप को सराहा था। इसके अलावा इनके जो प्रयास थे वो सामाजिक प्रयास थे तथा हिंदू धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। क्या चाहते थे? हिंदू धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। हिंदू धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। सामाजिक बुराइयों के विरोधी थे। सामाजिक बुराइयों के विरोधी थे। समाज के राजनीतिक उत्थान तो समाज का राजनीतिक उत्थान जो है वो ये चाहते थे, ठीक है। क्या चाहते थे? राजनीतिक उत्थान ये समाज का चाहते थे। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा क्या किया गया? तो समाज के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये भी लिख लेना, 1828 में, ठीक है। कब, क्या दिन था? 20 अगस्त को। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज।
1828 में 20 अगस्त को ब्रह्म समाज की इनके द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज जो है वो सामाजिक उत्थान के लिए जाना जाता था, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जाना जाता था। तो इसलिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ सिद्धांत थे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत थे। चलिए, जैसे क्या सिद्धांत थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रह्म समाज के सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत ये था कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर एक है और वो सभी के लिए प्यार, प्रेम, परोपकार समान रूप से करता है। तो ये क्या है? इसका पहला नियम था। अब इसका पहला नियम ये था कि ईश्वर एक है। इसके अलावा इसमें यह बताया गया आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है। ठीक है, आत्मा अमर है और उन्नति करने की असीम क्षमता है। क्या है? उन्नति करने की इसके अंदर क्या है? असीम क्षमता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यह है कि किसी भी द्वारा बनाई गई वस्तु को, ठीक है, किसी के द्वारा बनाई गई वस्तु को, किसी के द्वारा बनाई गई वस्तु को ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तु नहीं समझ के उसे पूजना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, मूर्ति पूजा का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। तो किसी के द्वारा बनाई गई वस्तु को ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तु ना समझकर पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए। ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति को मोक्ष का अंतिम साधन समझना चाहिए कि साहब यही है मोक्ष का अंतिम साधन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी भी वस्तु को मोक्ष का अंतिम साधन नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बताई गई है किसमें? इसमें। बात समझ में आई आप लोगों के? इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कुछ और महत्वपूर्ण प्रयास थे जो इसमें किए गए थे। जैसे मैं अगर मुँह ज़बानी आप लोगों को बोल दूं तो सामाजिक पत्रिकाओं के द्वारा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्या किए गए? लेख प्रकाशित किए गए। लेख प्रकाशित करने का सीधा सा मतलब है जनता को जागरूक करना। इन लेखों के माध्यम से जनता को क्या किया गया? जनता को जागरूक किया गया। जनता को ये बताने का प्रयास किया गया कि आप लोग अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए एकत्रित हो और सकारात्मक पहलों के द्वारा समाज को सामाजिक बुराइयों से दूर करने का क्या करें? प्रयास करें। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। ठीक है, तो ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन की उन्नति में शामिल कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, किसके बारे में?
स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, कोष्टक में लिख देना। 1824 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1824 में हुआ था। अब मुझे इनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इनके द्वारा जो समाज के लिए मार्ग दिखाया गया, समाज को प्रेरित किया गया, समाज को सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने का प्रयास किया गया, ये प्रयास एक तरह से सराहनीय प्रयासों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अपने पूरे जीवन में ऐसे ही कार्य किए जाते रहे, और उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 जरूर पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो इसके द्वारा इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, और आप लोगों को आर्य समाज के कार्य पढ़ने चाहिए। आर्य समाज के कार्य या फिर उसके सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, सिद्धांतों का अध्ययन, ठीक है। सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार आर्य समाज क्या चाहता था, ठीक है। इसमें भी एक बात बोली गई है जो मिलती जुलती है। क्या है, मिलती जुलती बात है कि ईश्वर एक है, निराकार है। क्या है, निराकार है और उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है। ईश्वर क्या है, एक है, सबको पता है। इसमें यह बात बोली गई है कि ईश्वर निराकार है। केवल समझिए, लिखिए मत, केवल समझना है। लिखने के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, वहाँ आप व्याख्यात्मक रूप से लिख सकते हैं। मैंने पूरा पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है। केवल समझिए। तो ईश्वर क्या है, एक है, निराकार है और उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए रूप नहीं है तो मूर्ति पूजा का तो कोई आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए बहुत सारे कार्य जो हैं वो आर्य समाज के द्वारा किए जाते हैं। शुद्धि आंदोलन, समाज के शुद्धिकरण के लिए, सामाजिक बुराइयों का दमन, सामाजिक बुराइयों का दमन, सामाजिक बुराइयों का दमन और समाज के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। किसकी ओर, शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शिक्षा की ओर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास जो है वो आर्य समाज के द्वारा किए गए, ठीक है। असत्य और सत्य के बीच में भेद ग्रहण करना चाहिए। सत्य को क्या करना चाहिए, सत्य को हमेशा ग्रहण करो और असत्य को त्यागो, असत्य को त्यागो। तो ऐसी बात जो है वो किसमें की गई है, आर्य समाज के अंतर्गत की गई है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वेद ही सबसे ज्ञान योग्य चीज़ है, वेद को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और यह क्या है, आर्यों का धर्म है। तो इसीलिए ये भारतीय धर्म सुधार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें यही बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार धर्म में शुद्धिकरण लाया जाए, किस प्रकार ईश्वर के प्रति निराभाव अपनाया जाए, किस प्रकार सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए, किस प्रकार शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए और किस प्रकार ईश्वर की आराधना की जाए, उसके मार्ग पर चला जाए किस प्रकार। तो उम्मीद है ये सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी का हम इससे जुड़ा हुई बातें करेंगे कल। तो आज इसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट नोट डाउन आप टेलीग्राम से कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है।
टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लेना, लिखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, पहले ही इसलिए मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है।